नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टॉप ज्ञान जी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आज से आप सभी का हिस्ट्री फाउंडेशन बैच शुरू हो गया है, तो चलिए देखते हैं आगे की क्लास। उससे पहले कुछ और बातें आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुन ले। यह जो क्लास होने वाला है वह रोज़ होगा, प्रतिदिन होगा और एकदम ही फ्री होने वाला है। इसमें ना ही आपको 1 रुपया देना होगा और ना ही इसके लिए आपको कोई कोर्स खरीदना होगा। इसके लिए मात्र सिर्फ आप सभी को हमारे YouTube चैनल टॉप ज्ञान जी में जाकर प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। मेरा प्लेलिस्ट आएगा, उसमें जाकर सारा वीडियो आप देख सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को हमारा जो वीडियो है वो नहीं मिलता है, बोलते हैं कि सर जी YouTube में क्या कर सर्च करें। तो देखिए, अभी जस्ट आप लोगों के सामने ही हम YouTube में सर्च करके दिखा दे रहे हैं प्रूफ के साथ। सर्च का ऑप्शन में जाइएगा और लिखिएगा टॉप ज्ञान जी यूट्यूब चैनल और सर्च मार दीजिएगा। जैसे मारिएगा आप सभी के सामने 2 चैनल का नाम आएगा, जिसमें से टॉप में होगा टॉप ज्ञान जी यूट्यूब चैनल। उस पर जाइएगा। देखिए, हमारे रोशन सर का भी फोटो लगा हुआ है। आप लोग सीधा प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट को देखिए तो सबसे पहला मेरा ही प्लेलिस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके मेरा पूरा वीडियो आप सभी लोग देख सकते हैं। तो चलिए, इसमें आप सभी का थ्योरी के साथ साथ MCQs भी करवाया जाएगा। तो हम इतिहास पढ़ने से पहले इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं, उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, इतिहास यानी पुराने बीते हुए अतीतों को ही इतिहास कहते हैं। तो आज का यह हमारा फर्स्ट क्लास है दोस्तों, जो कि एकदम फ्री है। इसमें आप सभी को पढ़ाया जाएगा फ्री में। देखिए, जो भारत का इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा गया है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। अधिकांश जितने भी टीचर आते हैं वे तुरंत आपको बता देंगे कि पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन, तीसरा आधुनिक, सब में जोड़ दीजिएगा। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। लीजिए, हम खुद लिख देते हैं आगे में, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज कीजिएगा। देखिए, यह 3 टॉपिक ही पढ़ना है, लेकिन उससे पहले आज जो आप लोगों का क्लास होने वाला है स्टार्ट, वह प्राचीन भारत से ही स्टार्ट होगा। बहुत सारे टीचर आते हैं, आधुनिक भारत पढ़ाते हैं और प्राचीन और मध्यकालीन छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीज़न भी है। जो अधिकांश क्वेश्चन पूछा जाता है वह आधुनिक भारत से ही पूछा जाता है। आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठिए और हिस्ट्री का क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें पाइएगा कि मात्र आधुनिक भारत से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछा तो प्राचीन और मध्यकालीन से भी जाता है, लेकिन बहुत कम ही पूछा जाता है। तो हम लोग प्राचीन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद मध्यकालीन, उसके बाद आधुनिक भारत स्टार्ट करेंगे। देखिए, जो प्राचीन भारत है, पढ़ाने से पहले उससे पहले भी
कुछ छोटी छोटी जानकारियां हैं जो आप सभी को हम दे देते हैं। जैसे जो प्राचीन भारत का इतिहास है वह 3 भागों में बांटा गया है। जैसे हम तो 3 ही भागों में बांटे हैं और बहुत सारे टीचर कोई और भाग में भी बांट सकते हैं, 5, 10, 15 जो मन करे उसमें बांट सकते हैं। तो देखिए ये हमारा थंबनेल। चलिए आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधा सीधी मुद्दे पर आते हैं। आखिर मुद्दा क्या कह रहा है? तो देखिए आप सभी को भारतीय इतिहास पढ़ाने वाले हैं, जिसमें से आप लोगों का 3 भागों में बांटे हैं, जिसमें से पहला जो है वह प्राचीन इतिहास को ही पढ़ाएंगे। इसमें बहुत सारा चीज़ पढ़ाना है। इसमें हम स्टार्ट उस समय से करेंगे जब लोगों का यानी मानव का जन्म भी धरती पर नहीं हुआ था। उनसे पहले किसका जन्म हुआ था, नहीं हुआ था, उसके बाद मानव का जन्म किस प्रकार हुआ, धीरे धीरे वो सभ्य मानव कैसे बने, पहले कौन सा महाद्वीप में हुआ था, उसके बाद कौन से महाद्वीप आए, सबसे पहले किस चीज़ का खोज हुआ, उसके बाद अनाज का उत्पन्न कैसे हुआ, ये सभी चीज़ों के बारे में इसमें हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या बोलता है प्राचीन भारतीय इतिहास में। तो देखिए दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट मुद्दा पर आते हैं। तो पढ़ाना भी स्टार्ट कर ही देते हैं। तो देखिए बोल रहा है अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है, यानी पुराने जितने भी बीते हुए घटना है वह सारी घटनाओं को अगर एक किताब में लिख दिया जाए और उसका साक्ष्य अगर मिल जाए तो उसी को हम इतिहास कहते हैं। उसी इतिहास में जो पुराना चीज़ मिले उसको प्राचीन में लाते हैं, कुछ जो साल पिछला बीत चुका है उसको मध्यकालीन में, और जो अभी चल रहा है उसको आधुनिक में ला सकते हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट तो हो ही गया है। ये सारी जो बातें हैं शुरू में वह बेसिक हैं। बेसिक यानी जो बच्चा लेवल का है, हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए। अभी हम लोगों का क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है, यह सिर्फ बच्चा लेवल का ही है जो आप लोगों को बता देते हैं। आज से नहीं, आप लोग जब बचपन में हिस्ट्री पढ़ना जब से स्टार्ट किए होंगे, चाहे 4 या 5 या 6 से, तब से ये सभी के बारे में ज़रूर से ज़रूर पढ़े होंगे। जो पढ़े होंगे वो तो ज़रूर बोलेंगे कि हाँ पढ़े हैं, और जो फाकी मारे हैं वो बोलबे करेंगे कि सर हम नहीं पढ़े हैं। तो देखिए ये सब बेसिक चीज़ है। ये सब कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है 1 नंबर में। इतिहास के जनक या पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास के जनक या पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ये इतना बार पूछ चुका है एग्जाम में, इतना बार पूछ चुका है कि अब बच्चा लोग इसको रट गया है, जिसके कारण से अब यह एग्जाम में जल्दी नहीं पूछता है। क्यों? क्योंकि एक ही क्वेश्चन अगर बार बार पूछ देगा और बच्चा लोग समझ जाएगा कि इस क्वेश्चन से बार बार पूछा जा रहा है, तो उसको तो बच्चा पढ़ लेगा। लेकिन जो क्वेश्चन सेट करता है उसका दिमाग बहुत ऊपर की ओर होता है। उसका कहना रहता है कि हम बच्चा को 5 से 10 बार देंगे, उससे अधिक एक क्वेश्चन को बार बार नहीं देंगे, उसके बाद क्वेश्चन को अपडेट करेंगे। यानी जब हेरोडोटस अगर पूछेगा भी इसके बारे में तो क्वेश्चन जो रहेगा आप लोगों का वह घुमा दिया जाएगा। लेकिन आप लोग घुमाने के बाद भी जब गौर से उसको पढ़िएगा, अध्ययन कीजिएगा, तब समझ आएगा कि नहीं, यह जो पूछ रहा है क्वेश्चन वह हेरोडोटस के बारे में ही पूछ रहा है। इसलिए आप लोग याद कर लीजिएगा, इतिहास के जनक या पिता किसे कहते हैं? तो हेरोडोटस को कहते हैं। ये सभी छोटे छोटे बात है। देखिए आगे आइए क्या बोल रहा है। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं। महादेश के जगह में आप लोग महाद्वीप भी लिख सकते हैं। और अगला बोल रहा है जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को, देखिए महादेश या महाद्वीप दोनों एक ही होता है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग
छोटे छोटे बात के लिए कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर महादेश क्या होता है और महाद्वीप क्या होता है। तो दोनों एक ही होता है, ज़्यादा अंतर नहीं है। बाकी इसके बारे में आप सभी को ज्योग्राफी में पढ़ना है, जो कि विस्तार से बताया जाएगा। तो देखिए इतना जो लिखा हुआ है उसमें दो चीज़ समझिए। वो तो बच्चा वाला था, ये भी पूछता है, ये भी जानते होंगे, ये भी जानते होंगे, लेकिन क्यों मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को ही क्यों और सभ्यता का पालना एशिया महादेश को ही क्यों कहा जाता है, यह जानना तो जरूरी है। बोलने वाला तो कुछ भी बोल के चल गया, लेकिन क्यों बोला, किस कारण से बोला, इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जानिए, सबसे पहले धरती पर अगर मानव आए तो वह अफ्रीका महाद्वीप में ही आए। कहाँ आए? अफ्रीका महाद्वीप में ही मानव का उत्पत्ति हुआ। अब ऐसा बात तो नहीं आप भी पैदा हुए, धीरे धीरे बड़ा हुए, अभी जब चलने भूलने लगे तो एक स्थान से दूसरे स्थान आने जाना शुरू कर दिए। उसी प्रकार से अफ्रीका में तो जन्म तो हो गया, लेकिन धीरे धीरे उनका भी विकास हुआ। वह उनको भी वे भी मानव थे, तो उनको भी भूख प्यास लगता था, तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने आने लगे। तो जब अफ्रीका से कुछ लोग एशिया पहुँचे और वहाँ जाकर अनाज का उत्पन्न, अपने वस्त्र, रहन सहन, कुछ कबीले का निर्माण इत्यादि जब करने लगे, तो उसी को सभ्यता में रहने वाला मानव कहा जाने लगा। कि अब जो मानव पहले बिना कपड़ा का निर्वस्त्र होकर घूमा करते थे, वह सभी वस्त्र भी पहनने लगे, यानी सभ्यता की ओर आने लगे। उनके अंदर सोचने, समझने, करने का बुद्धि विकसित होने लगा, इसीलिए उन्हें सभ्य मानव भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता होगा, आप लोग टेस्ट देते होंगे तो उसमें देखे होंगे कि पूछता है कि सभ्य मानव किसे कहा गया है इतिहास में, तो उसका उत्तर होता है वैसे मानव जो अफ्रीका से एशिया की ओर चले आ गए थे, उन्हीं को ही सभ्य मानव कहा जाता है। तो आशा करते हैं सारा चीज़ समझ आ गया होगा। अभी आप लोगों को हम प्राचीन भारत पढ़ाने वाले हैं। प्राचीन भारत को हम सभी लोगों मिलकर 3 भाग में बांटते हैं, नहीं 4 भाग में बांटते हैं, उसको 4 भाग में पढ़ते हैं प्राचीन भारत को। लेकिन अभी देखते हैं और क्या बोला है नोट्स में। इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं, वही जो बताया आप लोगों को, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, उसी के बारे में कहा गया है यहाँ। चलिए अब हम आप लोगों को प्राचीन भारत स्टार्ट करने से पहले, प्राचीन भारत इतिहास करने से पहले, उससे भी पहले की बातें बताते हैं। जब मानव निर्वस्त्र होकर घूमा करते थे, खाना बदोश थे, उन्होंने सबसे पहले किस चीज़ का खोज किया, सबसे पहले किस चीज़ का उत्पन्न हुआ, कौन सा अनाज उत्पन्न किया, या फिर कौन से महाद्वीप गए, या फिर क्या किए, वह सभी चीज़ की जानकारी पहले हम दे लेते हैं, उसके बाद प्राचीन भारत की ओर बढ़ते हैं। लेकिन हम जब अभी बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि जो ये सारे बातें आप लोगों को बताएंगे तो वो प्राचीन भारत के अंतर्गत नहीं आता है, ऐसा नहीं है। जितना भी अभी आप लोगों को बताएंगे कि यहाँ से वहाँ चले गए, इस चीज़ का खोज किया, आग का खोज हुआ, तांबा का खोज हुआ, औजार बनाना शुरू कर दिए, तो वह सभी प्राचीन भारत में आता है। लेकिन अधिकांश लोग प्राचीन भारत सिंधु सभ्यता से मानते हैं। अधिकांश लोग प्राचीन भारत को सिंधु सभ्यता से ही मानते हैं। इसीलिए जब सभी लोग मान रहे हैं तो थोड़ा हम भी मान लेते हैं, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। मीम्स भी मेरा पर बन जाएगा कि किधर से एक नया टीचर आए हैं महान, जो बोल दे रहे नहीं ये सभी प्राचीन भारत के अंतर्गत आते हैं। इसलिए नहीं, सिंधु सभ्यता से जब सभी लोग मानते हैं तो हम भी मान लेते हैं, लेकिन उससे पहले की बातें भी आप लोगों को थोड़ा हम पढ़ा देते हैं। चलिए देखिए,
आप सभी लोग इसका नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो एक बार पढ़ाकर टेलीग्राम चैनल में आप सभी को PDF भेज दिया जाएगा। आप सभी लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, ये क्या बोल रहा है? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल एक होता है अर्ध प्रागैतिहासिक काल और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। देखिए, यह 3 चीज होता है। इसमें क्या है, जो पहला नंबर दिया है प्रागैतिहासिक काल, उसमें हम सभी को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, ये चारों के बारे में प्रागैतिहासिक काल में पढ़ना होता है। बाकी जो अर्ध ऐतिहासिक काल होता है उसमें हम सभी लोग सिंधु सभ्यता, उसके बाद जो कांसा युग आया था, एक युग ही था जिसमें कांसा का खोज बहुत अधिक किया गया है, इसीलिए उसको कांसा युग भी कहा गया है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी पढ़ते हैं अर्ध ऐतिहासिक काल में। उसके बाद जो तीसरा नंबर है ऐतिहासिक काल, उसमें हम सभी लोग पढ़ते हैं क्या, मुगल काल, आधुनिक काल, उसके बाद उससे पहले जो मौर्य आए थे, चाणक्य थे और बिंबिसार थे, ये जितने भी थे, प्रतिहार, गुज्जर, ये सभी वंश के बारे में हम सभी लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो यह इसमें तो पहला ही दे दिए, ये 2 चीज़ तो बता ही चुके हैं आप लोगों को अभी जस्ट। तो जैसे धीरे धीरे आएंगे वैसे बताते चले जाएंगे। चलिए, आप सभी लोग ध्यान दीजिए, प्राग ऐतिहासिक काल में क्या बोल रहा है। ऐसा बात नहीं है कि इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है, सिर्फ सिंधु सभ्यता से पूछता है, इससे भी पूछता है, लेकिन जो पूछेगा वो हम बता देंगे, आप लोग उसको टिक कर लीजिएगा और देखिएगा जो हम बताए हैं वही क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। भले आप लोग एग्जाम अभी तक नहीं बैठे होंगे या बैठे होंगे, लेकिन टेस्ट तो देते होंगे, उसमें देख लीजिएगा मेरा पढ़ाया हुआ आया है या नहीं। चलिए पढ़ते हैं क्या बोलता है। इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है। यानी प्राग ऐतिहासिक काल हम उस काल को कहेंगे जिसमें मानव पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं जानता था, बस सिर्फ खाना 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 और सोना, इसके सिवा और कुछ नहीं जानता था। आप कहिएगा सर जी जब कुछ नहीं जानता था तो हम लोगों को कैसे पता? तो कुछ ऐसे पुरातात्विक साक्ष्य या स्रोत मिले हैं। अब कहिएगा सर ये पुरातात्विक स्रोत क्या होता है, पुरातात्विक क्या होता है? बहुत सारे लोगों को ये पुरातात्विक ही नहीं समझ आता है। तो पुरातात्विक मतलब होता है पुराने वस्तु। अब पुराने मतलब ये नहीं 1-2 साल पुराना, उसको भी कह सकते हैं, लेकिन कई हजार साल, कई लाख साल, कई करोड़ों साल पुराने मिली वस्तुओं को ही पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं या स्रोत कहते हैं। तो देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ दे सकता है कि प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो आपको उत्तर में देना है इतिहास का वह समय जिसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। बस इतना लिख दीजिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सभी का 1 नंबर का MCQ अगर आया कि प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो मात्र आपको इतना ही लिखना होगा, मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, उसी काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। जैसे अभी आप लोगों को बताए कि नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, 4 भाग हम बताए थे कि आपको पढ़ना है प्राग ऐतिहासिक में। तो ये तो छोटा मोटा था प्राग ऐतिहासिक काल, तो आप लोगों को बता दिए। अब जो क्वेश्चन पूछता है इसका आगे है, देखिए
पाषाण काल, जो कि अब आप लोगों का समझ लीजिए क्वेश्चनों का भंडार आने वाला है। तो पढ़ते हैं, पाषाण काल किसे कहते हैं? वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार को उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। यानी इसे बोल रहा है पाषाण काल हम उस काल को कहेंगे जब मानव पत्थरों से औजार बनाना प्रारंभ कर दिए थे और शिकार भी करने लगे थे, तो उस काल को पाषाण काल कहेंगे। देखिए क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ देता है कि पाषाण काल किसे कहते हैं, तो मात्र आपको उत्तर देना है पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करने लगे थे, उसी काल को हम लोग पाषाण काल कहते हैं। 1 नंबर अभी जस्ट बताए हैं, जिनको नहीं होगा वो देख सकते हैं। देखिए और क्या बोल रहा है, सो देखिए भारत में सर्वप्रथम 1883 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की है। अभी तक हम बहुत सारे विषयों का अध्ययन किए हैं, उसमें से इतिहास मेरा सबसे अधिक चाहता रहा है और इसका भी क्वेश्चन किए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं, उसमें यह क्वेश्चन पूछा है कि पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने किया है, तो 1863 ईस्वी में रॉबर्ट बुश फ्रूट ने। आपका ये सर क्या हर एक एग्जाम में पूछता है, तो नहीं, ये सब जो डाटा वाला है इतना लंबा चौड़ा, वो हमेशा थोड़ा हाई लेवल का एग्जाम में पूछता है। अभी जो बताएंगे वो सिंपल सादा है, इसको कहानी टाइप के बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। सिंधु सभ्यता से कुछ अच्छा चीज़ बताएंगे, बाकी अभी नॉर्मल पढ़ के कीजिए, ये सब 1 नंबर का है, मुंह पर याद रहेगा तो आप लोगों से बनेगा, नहीं याद होगा तो नहीं बनेगा, इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए क्या बोल रहा है देखते हैं। भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर किंगडम है। देखिए यह भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है एग्जाम में कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं, तो सर अलेक्जेंडर किंगडम को। यह सभी जितना भी है सारा के सारा कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर देखिए क्या बोला, भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, जो संस्कृति है, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। यानी हम लोगों का भारत का पुरातात्विक संग्रहालय, यानी जो पुराने खोज होते हैं उनसे जो वस्तु मिलते हैं उनको रखने वाला जगह को ही पुरातात्विक संग्रहालय कहते हैं। तो उनका नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, जो कि हमारे संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। यह भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय किस मंत्री के अधीन है, तो संस्कृत मंत्रालय के अधीन है। यह सभी एग्जाम पूछ चुका है। ये जितने भी क्वेश्चन अभी देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ, सारा का सारा एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है। चलिए फिर क्या बोलते हैं देखते हैं। मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया। यानी जब खुदाई किया गया तो कहाँ पर किस प्रकार की वस्तु मिला, उसका रूपरेखा क्या था, उसके आधार पर नाम रखने वाला व्यक्ति क्रिश्चियन थॉमस थे। फिर देखिए आगे क्या बोल रहा है, लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन्स ब्रूस ने किया। यानी कोई अभिलेख या कोई सिक्का या कोई स्तंभ इत्यादि अगर मिले और उसमें कुछ लिखा हुआ था तो उसके आधार पर जांच पड़ताल करके यह कौन सी सभ्यता का है या नहीं है उसके बारे में जानकारी देने वाले जॉन्स ब्रूस ही थे। यह सभी एक नंबर में पूछने वाला है, इसीलिए हम नहीं बता रहे। आप देखिए वो तो याद रहेगा तभी समझ आएगा। आप जानिए जो हम आपको सबसे पहले ही बताए थे कि मानव पहले कहाँ आए थे, किस तरह रहते थे, किस किस चीज़ का खोज हुआ था, वह सभी के बारे में हम सभी लोग पाषाण काल में ही पढ़ते हैं।
कि मानव कैसे आए धरती पर, कैसे अपने आप के ढाले वातावरण के अनुसार फिर धीरे धीरे विकसित हुए। तो ये सभी बारे में पाषाण काल में हम लोग पढ़ते हैं, जो कि पाषाण काल को अध्ययन के अनुसार 4 भागों में इतिहासकारों ने बांट दिया है, ताकि लोगों को पढ़ने में आसानी हो। तो देखिए, पहला जो है उसको पूरा पाषाण काल कहते हैं। पहला जो है उसको पूरा पाषाण काल कहते हैं। इसका ईस्वी भी कभी कभी पूछ देता है कि पूरा पाषाण काल कितने से कितने ईस्वी तक चला था। तो 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक चला था। चलिए, अब इसमें जो डाटा आएगा हम बताएंगे, उसको आप लोग थोड़ा गौर से पढ़िएगा, समझिएगा। ये सभी उत्तर देने वाला चीज़ है। ये सभी में कौन सा एग्जाम में पूछता है और परफेक्ट कौन सा पूछेगा, चैलेंज के साथ बताने वाले हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, फाउंडेशन बैच है, आप लोग चाहते हैं कि इतिहास का फ्री ऑफ द कॉस्ट आप लोगों को पूरा यूट्यूब में मिल जाए, ताकि आप सभी का कल्याण हो जाए, तो आप सभी लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को पूरा फाउंडेशन बेस चाहिए या नहीं चाहिए। तो देखिए क्या बोल रहा है, इसके बारे में पढ़ते हैं। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहते हैं। इस समय मानव खानाबदोश, इस समय मानव खानाबदोश हुआ करते थे, अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। यानी लिखने वाला तो लिख दिया, पीडीएफ बना दिया। अगर सभी लोग पीडीएफ से और बुक से ही समझ जाते पढ़ के, तो आज हमको या यूट्यूब में इतने जितने महान महान टीचर हैं उन लोगों को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होता। तो समझिए, बोल रहा है कि जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल, इसमें मानव बिना कपड़े के रहते थे, यानी कपड़ा उस समय नहीं पहनते थे और घूमते चलते रहते थे, और मात्र उनका एक ही उद्देश्य था कि किसी तरह अपना पेट भर ले। आप देखिएगा, जितने भी जानवर होते हैं वह सभी जानवर का मात्र एक ही उद्देश्य होता है कि बस हमको भरपेट भोजन मिल जाए। भले आप कोई भी जानवर रहे, एक बार उसको खाने के लिए दे दीजिए, वो खा के ख़त्म कर देगा, फिर उनके सामने दोबारा ला के दे दीजिए, वो जानवर कभी नहीं बोलेगा कि हम नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको मात्र अपना पेट भरने से मतलब होता है और किसी चीज़ से नहीं। तो उसी के भांति पूरा पाषाण काल में लोग जीवन यापन करते थे और खाना के तलाश में यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भटकते थे। तो उन्हीं लोगों को खानाबदोश कहा गया है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि पूरा पाषाण काल के लोग कैसे थे, तो आपको 1 नंबर में उत्तर देना है खानाबदोश। आप लोग इसको लिख लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप लोग पूछा है कि नहीं पूछा है। बाकी तो हमको पता है, आप लोगों को पता है या नहीं हमको पता नहीं, लेकिन खानाबदोश कई बार पूछ चुका है कि पूरा पाषाण काल के लोग कैसे रहते थे या कैसे लोग थे, तो इसका उत्तर मात्र खानाबदोश होगा। चलिए, और यह जो चल रहा है इसमें इस युग में बहुत बड़ा खोज किया गया था। कहिएगा क्या खोज किया गया था? तो आग का खोज पूरा पाषाण काल में हो चुका था। पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो चुका था। लोग पका पकाया भोजन करना प्रारंभ कर चुके थे। तो 2 क्वेश्चन पूछता है। पहला कि
पूरा पाषाण काल के लोग कैसे थे, तो खानाबदोश। आग की खोज किस काल में किया गया, तो पूरा पाषाण काल में आग की खोज किया गया है। यह 2 क्वेश्चन आप लोग हर एक एग्जाम में देखते होंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल में और किस किस चीज़ का खोज किया गया था उसके बारे में पढ़ते हैं। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजार का इस्तेमाल शिकार करने के लिए किया करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया। देखिए पूरा पाषाण काल जो है, पूरा पाषाण काल, इसमें 4 क्वेश्चन आप लोग फिक्स कर लीजिए, पूछेगा ही पूछेगा। 4 में से एक तो जरूर पूछेगा। पहला, इस काल में लोग खानाबदोश थे। खानाबदोश थे यानी सिर्फ अपना पेट भरने से मतलब रखते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, कोई भी जानवर मिले उसको पकड़ के मार के खा जाते थे। या फिर जब कोई व्यक्ति बुजुर्ग हो जाते थे, बूढ़े हो जाते थे, तो उनको भी मार काट के खा जाया करते थे। कहते थे अपना पेट तो भरना ही मुश्किल है, तो दूसरा का पेट कहाँ से भरे। तो बूढ़ा ओढ़ा समझ के, बूढ़ी समझ के खा जाता था आदमी लोग। दूसरा, पूरा पाषाण काल में ही आग का खोज हुआ था। 2 को क्वेश्चन फिक्स हो गया। तीसरा, यहाँ औजार का इस्तेमाल होने लगा था। किस चीज़ के लिए, तो शिकार के लिए। और चौथा, यही यानी पूरा पाषाण काल में ही चित्रकारी करना प्रारंभ हो गया था। चित्रकारी होना आप लोग देखे होंगे, बहुत सारी जगह घूमे होंगे, उसमें से एक सबसे प्रसिद्ध है भीमबेटका। उसमें देखे होंगे पत्थर गुफा उफा जो है उसके अंदर कुछ भी ऐसे ऐसे करके, कुछ ऐसे ऐसे मानव करके चित्र बना दिया गया है। तो यह चित्रकारी पूरा पाषाण काल में ही बनाया गया था। देखिए हो सके आगे लिखा होगा। तो ये 4 क्वेश्चन अभी हम बताए, आप लोगों का 4 क्वेश्चन फिक्स हो जाना चाहिए, मुंह पर याद होना चाहिए। ऑफलाइन बैच रहता तो ऑफलाइन में याद करवाया जाता है बच्चों के साथ, लेकिन यूट्यूब में ऑनलाइन क्लासेस है तो इसमें याद करवाएंगे, तो आप लोग याद कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा क्या पता। इसीलिए सिर्फ हम पढ़ा के समझा सकते हैं। ऑफलाइन बैच में बच्चों से याद करवाया जाता है, याद नहीं होता है तो मार मार के याद करवाया जाता है। देखिए बोल दिया है, भीमबेटका के गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। देखिए 4 क्वेश्चन अभी हम आप लोगों को ऊपर बता चुके हैं। 4 क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा कि नहीं पूछेगा, और कुछ क्वेश्चन अभी और लीजिए आप लोग। पहले पूछता है कि पूरा पाषाण काल का चित्रकला कहाँ देखने को मिलता है, तो भीमबेटका में देखने को मिलता है, यानी 5वां नंबर में भीमबेटका हो जाएगा इसका उत्तर। छठा आइए, छठा क्वेश्चन क्या पूछेगा, भीमबेटका किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भीमबेटका राज्य में स्थित है। उसके बाद कभी कभी जब कोई बड़ा एग्जाम दीजिएगा तो उसमें पूछ देता है कि भीमबेटका जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है वह किस जिला में या किस जगह स्थित है, तो अब्दुल्लागंज रायसेन जिला में स्थित है। गांव का नाम अब्दुल्लागंज और जिला का नाम रायसेन है। तो देखिए अभी जस्ट आप लोगों को 7 क्वेश्चन हम पूरा पाषाण काल में ही बता दिए कि यही 7 क्वेश्चन पूछता है, इसके सिवा नहीं पूछेगा अभी। और देखते हैं, हाँ देखिए अभी पूरा पाषाण काल आप लोगों का कंप्लीट हुआ है, जिसमें से इतना पढ़ाने के बाद 7 क्वेश्चन जो बोले हैं वही 7 क्वेश्चन आप हर एक एग्जाम में देखिएगा, यही 7 क्वेश्चन से पूछेगा, उसके अलावा और किसी से नहीं पूछने वाला है। लेकिन कोई व्यक्ति, कोई टीचर ऐसा करते हैं कि उस तैयारी तो मान के चलिए CGL का या फिर SSC का करवा रहे हैं, और क्वेश्चन BPSC का या UPSC का ला के दिखाएंगे। बोलेगा क्या मेरा जैसा कोई टीचर है यूट्यूब में या फिर कहीं जो करवाते हैं क्वेश्चन, तो वैसा हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग फाउंडेशन बोले हैं, यानी
नॉर्मल एग्ज़ाम का आप तैयारी कर सकते हैं, उसी से क्वेश्चन पूछेगा। आपको यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन या प्री का क्वेश्चन ला कर देगा तो लगेगा कि ऐसा सीधा सीधा सिंपल में पूछेगा, नहीं पूछेगा। तो चलिए पूरा पाषाण काल आप लोग समझ गए हैं। आप उस दूसरा में चलिए, मध्य पाषाण काल क्या कहता है। मध्य पाषाण काल में भी जो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह सभी के बारे में आप लोगों को बता देंगे। मध्य पाषाण काल, इसमें भी ईस्वी याद रखिएगा, 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक इसका शासन था या मध्य पाषाण काल चला था। चलिए जो इसमें पूछेगा उसके बारे में हम ज़रूर से ज़रूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है और हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं कि इसी से पूछा जाता है, जो पढ़े लिखे हैं, जो एग्ज़ाम में कई बार बैठे हैं, क्वेश्चन देखे हैं, टेस्ट सीरीज मारे हैं, उनको तो पता ही होगा कि ऐसा ही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछता है जो हम बता रहे हैं, उसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो आप सभी लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल ही था। हाँ, मध्य पाषाण काल में क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं थोड़ा। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी करसाइल ने 1867 ईस्वी में दिया। याद रखिएगा तो रख लीजिएगा, नहीं तो अभी तक तो इसका बारे में एग्जाम में पूछा नहीं है। देखिए जो नहीं पूछा डायरेक्ट बता दिया, अभी तक जल्दी पूछा नहीं है, और पूछा भी होगा तो शायद 1-2 एग्जाम में पूछा है। चलिए आगे आइए क्या बोलता है उसमें देखिए। यह पूरा पाषाण काल के बाद काल था। देखिए ई लाइनों का कोई मतलब नहीं पड़ता है, इसलिए क्योंकि जब पूरा पाषाण काल खत्म होगा तभी तो मध्य पाषाण काल आएगा। नहीं तो अगर मध्य पाषाण काल अगर पहले आता तो हम मध्य पाषाण काल तो आप लोगों को पहले पढ़ाते। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे, इसलिए इनको माइक्रोलिथ कहते हैं। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंतोष्ठित कार्यक्रम था। देखिए इसको थोड़ा गौर से आप लोग पढ़िएगा, क्या बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। चलिए बोल रहा है कि इससे पहले जो पूरा पाषाण काल था उसमें जितना भी मानव थे उनका हथियार पत्थर का तो था लेकिन खूब बड़े बड़े आकार में थे। लेकिन मध्य पाषाण काल में वो जो हथियार जो बड़े बड़े इतना लंबा लंबा हुआ करते थे वो इतना छोटा हो गए, यानी जो बड़े बड़े हथियार थे उनका साइज आकार छोटा हो गया। और इस मध्य पाषाण काल का एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो पूरा पाषाण काल था, पूरा पाषाण काल में लोग क्या करते थे, तो पूरा पाषाण काल में क्या करते थे, कोई व्यक्ति अगर बुजुर्ग हो गए तो उनको मार उड़ के अपने खा लेते थे। लेकिन जब मध्य पाषाण काल आया तो जिस प्रकार से अभी के युग में कोई व्यक्ति का देहांत हो जाता है तो अपने अपने समाज के अनुसार, अपने अपने रीतियों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। कोई उनको ताबूत में दफनाते हैं, कोई उनको जला देते हैं। तो सबका अपना अपना संस्कार है धर्मों का। तो मध्य पाषाण काल में औजार छोटे हो गए और अंतिम संस्कार का प्रक्रिया चालू हो गया। तो इससे एक क्वेश्चन फिक्स है कि औजार छोटा हो गया सो नहीं पूछेगा, छोटा हो गया या बड़ा हो गया उससे क्या लेना देना उसको। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया किस युग से प्रारंभ हुआ, तो मध्य पाषाण काल से प्रारंभ हुआ। यह क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। और जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें अंतिम संस्कार नहीं लिखेगा। हम तो लिख दिए लेकिन अंतिम संस्कार नहीं लिखेगा। आप कहिएगा सर क्या लिखेगा जब अंतिम संस्कार नहीं लिखेगा तो देखिए अंतोष्ठित जो लिखा हुआ है वही लिखेगा। इसी का मतलब होता है अंतिम संस्कार। तो मध्य पाषाण काल से अंतिम संस्कार की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। 1 नंबर अभी याद कीजिए, मध्य पाषाण काल में 1 नंबर आपका फिक्स है। अंतिम संस्कार से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा।
इसी काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ यूपी के सराय नहरत महदंग नामक स्थान से प्राप्त हुआ। देखिए अभी तक तो हम देखे नहीं हैं, लेकिन इसका भी जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। यानी मध्य पाषाण काल में जितने भी व्यक्ति रहा करते थे उनका हड्डी उड्डी मिला था यूपी में प्रतापगढ़ के सामने, वही बोल रहा है। ये सभी क्वेश्चन पूछते हैं कब, जब आप थोड़ा कोई भी स्टेट का सबसे हाईएस्ट पोस्ट का फॉर्म भरिएगा तब। चलिए आप सभी को अभी बता देते हैं कि आप सभी का प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ा रहे हैं, जिसमें से इसको 4 भाग में बांटे थे। जिसमें से पहला पूरा पाषाण काल आप लोगों को बता दिए, दूसरा मध्य पाषाण काल बता दिए, और तीसरा जो कि नव या उत्तर पाषाण काल कहते हैं सो बताने वाले हैं। पहला जब पूरा पाषाण काल आप लोगों को बताए तो उसमें 7 से 8 क्वेश्चन हम बताए थे कि पूछता है, याद कर लीजिएगा। दूसरा में मध्य वाला में बताया कि एक क्वेश्चन तो फिक्स है, अंतिम संस्कार से पूछेगा ही पूछेगा। तो देख लीजिए जितना बताए नहीं, जितना पढ़ाए नहीं, उतना में तो 9 क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे ही करवा दिए। और देखिएगा यह पढ़ाने के बाद इसका MCQ करवाने वाले हैं, उसमें आप ही लोग उत्तर दीजिएगा कि क्या ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा है। तो इसका भी याद रखिएगा, नव या उत्तर पाषाण काल का टाइम पीरियड 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, इसमें क्या कहता है सो देखते हैं। बोल रहा है इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी जोन्स लुबाक ने 1865 ईस्वी में दिया। तो ठीक है, दिया तो जानकारी दिया था सर जोन्स लुबाक, याद रखना होगा, रख लीजिएगा, नहीं तो इसका क्वेश्चन नहीं पूछता जल्दी, लेकिन याद रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए क्या बोल रहा है, इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था, साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका की खोज की। देख लीजिए जो नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल है उसमें जो जो क्वेश्चन पूछता है सो सुनिए पहले। इस काल में जो मानव थे वह अपना पक्का मकान बना लिए थे, पक्का नहीं बोल सकते, अस्थाई मकान, किधर गया, अस्थाई आवास या अस्थाई मकान, यानी पहाड़ के अंदर घुस के नहीं रहते थे, कुछ झोपड़ी उपड़ी से बनाया करते थे, या पत्थर का ही बनाते थे, लेकिन अपना बनाते थे, गुफा में रहना छोड़ दिए थे। अब उसके बाद उन्होंने अपने खाने पीने के व्यवस्था के लिए कृषि करना प्रारंभ कर दिए, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करना प्रारंभ कर दिए। और इसी काल में उन्होंने मंका की खोज की। मंका यानी घड़ा, हम तो यहाँ घड़ा लिख दिए हैं, लेकिन एग्जाम में मनका ही देगा। मनका का अर्थ होता है घड़ा। कौन सा घड़ा, तो अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, गर्मी में सभी लोग कुछ खरीदे या ना खरीदे, जिनके पास फ्रिज है वो तो ठीक है, लेकिन जिनके पास फ्रिज है वे भी एक घड़ा जरूर खरीदते हैं मनका। क्यों? क्योंकि उसमें पानी रखकर ठंडा करके पीते हैं। तो इसमें पूछे जाने वाले सवाल 2-3 हैं। पहला जो नव पाषाण काल है इसमें अस्थाई आवास का निर्माण हो गया था, लोग कृषि और पशुपालन भी करने लगे, 2 क्वेश्चन हो गया। साथ में इसी युग में मानव पहिया का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया था, यानी पहिया का खोज कर लिया था, और साथ ही साथ मनका भी बनाना प्रारंभ कर दिया था। तो इससे 4 क्वेश्चन पहला यहाँ हम सर्कल कर दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, यही 4 क्वेश्चन पूछेगा। अस्थाई आवास, कृषि, पशुपालन और पहिया और मनका, यही 4 से नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल में पूछेगा। पूछेगा क्या क्वेश्चन, इस तरह पूछेगा
कि निम्नलिखित में से किस काल में मनका की खोज किया गया था? ऑप्शन नंबर ए पूरा पाषाण काल, ऑप्शन नंबर बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग उत्तर दीजिएगा कि नहीं सर ऑप्शन नंबर सी नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल में ही मनका का खोज किया गया था। इसी प्रकार का प्रश्न एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या इसमें बोला है। देखिए क्या बोला है, देखते हैं। कर्नाटक के मैसूर के पास संगलन कल्लू नामक नव पाषाण कालीन पूरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए। देखिए इससे भी उधर 4 क्वेश्चन बताए नव पाषाण काल में, फिर इधर देखिए कर्नाटक के मैसूर शहर में वहाँ पर एक गांव है संगन कल्लू नामक, वहाँ पर नव पाषाण कालीन पूरा स्थल के राख मिले हैं, राख के टीले मिले हैं। तो यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राख के टीले किस काल में मिले हैं? तो नव पाषाण काल में राख के टीले मिले हैं। इसको भी याद रखिएगा, एक नया फैक्ट आ गया है, याद रखिएगा तो पूछेगा एग्जाम में, नहीं रखिएगा तब भी पूछेगा लेकिन आपसे बनेगा नहीं। चलिए क्या बोल रहा है आगे देखते हैं। पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ एमपी तथा बगौर राजस्थान से प्राप्त हुआ। ये सब छोटा मोटा फैक्ट है, याद कर लीजिएगा अपने से। एक नोट है, नोट में क्या है सो देखते हैं। ओह समझ गए। देखिए अभी तो नव पाषाण काल में ही बहुत सारे जगहों में खुदाई किया गया था। खुदाई से किस किस चीज़ का प्राप्ति हुआ, उसका खुदाई कौन किया, उससे भी सवाल पूछता है। तो देखिए कुछ है उसके बारे में पढ़िए। पहला है मेहरगढ़। मेहरगढ़ में नव पाषाण काल में खुदाई किया गया था, यानी जब खुदाई किया गया मेहरगढ़ में तब पता चला कि यह मेहरगढ़ नव पाषाण काल से संबंधित रखता था। तो देखिए मेहरगढ़ में क्या है, यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। आप लोग जानते होंगे पाकिस्तान के एक बड़ा प्रांत है बलूचिस्तान, वहाँ पर स्थित है। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेहरगढ़ कहाँ स्थित है, पूछने वाला तो कोई भी कुछ पूछ सकता है, तो पूछेगा मेहरगढ़ कहाँ स्थित है, तो आपको बलूचिस्तान याद तो रखना होगा, लेकिन आपका जो ऑप्शन देगा वह पाकिस्तान देगा कि पाकिस्तान में, और पाकिस्तान नहीं दिया तब आपको बलूचिस्तान उत्तर में टिक मारना होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ से सर्वप्रथम 700 ईसा पूर्व सुलेमान और किरथक की पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जौ और गेहूं, जी नहीं है ये जो है, जौ और गेहूं मिली थी। यानी जो मेहरगढ़ बलूचिस्तान में स्थित है वहीं पर सुलेमान और किरथक की पहाड़ियाँ भी स्थित है। जब आप देखिएगा ये अपना भारत है, इधर पाकिस्तान है, पाकिस्तान वाला तो थोड़ा कुत्ता टाइप का दिखता है डिजाइन, इधर उसका बलूचिस्तान वाला प्रांत है। यही साइड में किरथक और सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर जौ और गेहूं के कुछ दाने मिले थे जब मेहरगढ़ की खुदाई हुआ था तब। तो इसमें आप बोलिएगा सर जी इसमें क्या याद करने वाला फैक्ट है या फिर क्या याद करें इसमें, जो पूछेगा तो इसमें बात आपको यही याद करना होगा कि मेहरगढ़ किस देश में स्थित है, देश के किस राज्य में स्थित है। उसके बाद वहाँ पर अगर कोई फेमस पर्वत पठार हो तो उसको याद कर लीजिएगा, नहीं तो वहाँ से किस चीज़ का प्राप्ति हुआ, क्या मिला, क्या चीज़ का साक्ष्य मिला, उसको याद कर लीजिएगा। तो 3 चीज़ याद रखिएगा। मेहरगढ़ में कहाँ स्थित है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जौ और गेहूं का साक्ष्य मिला था, वहीं पर सुलेमान और किरथक की पहाड़ी है,
यह आपको इतिहास में बहुत पढ़ने को मिलेगा। जितने भी जब हम आप लोगों को मध्यकालीन भारत पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि जितने भी बाहर से आक्रमणकारी लोग आए थे युद्ध करने के लिए, वे सभी लोग सुलेमान और कृथक की पहाड़ी के द्वारा ही आते थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला बुर्ज होम। बुर्ज होम में क्या मिला था सो देखते हैं। बुर्ज होम जो है वह कश्मीर में स्थित है। यहाँ गर्मागस का प्रमाण मिला है। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। यानी यहाँ पर जो बुर्ज होम है, बुर्ज होम जो कि देखिए बुर्ज होम ही है, हाँ बुर्ज होम जो कि कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर एक व्यक्ति को दफनाया हुआ मिला था और उसके साथ एक कुत्ता भी दफनाया हुआ था। यानी इससे पता चल रहा है कि जब नवपाषाण काल चल रहा था तो उस समय जितने भी लोग थे वे कुत्ता पाला करते थे। क्या पाला करते थे? कुत्ता। और अभी भी जानते हैं कि कुत्ता जैसा वफादार अभी आपको कोई जानवर नहीं मिलेगा, और गाय के जैसी सीधा कोई जानवर नहीं मिलेगा। कहा जाता है ना कि कुत्ता का जैसा वफादार और गाय के जैसी सीधी कोई देखने को आज के युग में नहीं मिलेगा। तो जो बुर्ज होम है, जब उसमें खुदाई किया गया तो एक व्यक्ति के साथ कुत्ता को भी दफनाया गया था। जब खोल कर निकाला गया तब पता चला कि व्यक्ति के साथ कुत्ता। इससे अंदाज लगाया गया है कि नवपाषाण काल में जो लोग थे वो कुत्ता पाला करते थे, उनका वफादार होता था। इसीलिए जब कोई व्यक्ति मरते थे तो उनका वफादार कुत्ता को भी उनके साथ दफना दिया जाता था। तो यह याद कर लीजिएगा, बुर्ज होम से क्या मिला था कि नहीं मिला था। मालिक और कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला था। यह क्या है? गुपकराल। गुपकराल क्या है देखते हैं। इसमें नहीं दिया है कौन सा राज्य में, कौन सा देश में। यहाँ देखिए, यहाँ से मृत भांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ था। देखिए मिला कौन सा युग में था सो भूल जाइए, कहाँ प्राप्त हुआ था आप सीधा वही पूछता है। तो गुपकराल में मृत भांड का साक्ष्य मिला था। इसको याद रखिएगा कि कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है मृत भांड एग्जाम में, कि मृत भांड का जो साक्ष्य है कहाँ से मिला है, तो गुपकराल से मिला है। काल पूछेगा तो नवपाषाण काल आप बोल सकते हैं, कोई शक की बात नहीं है। आप देखिए, इससे तो कई बार एग्जाम में पूछा है। आप लोग चाहिए तो इसको वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं। कोल्डिहुआ। बहुत सारे व्यक्ति जहाँ रहते होंगे जिस गांव में, उसके अगल बगल गांव का नाम भी कोल्डिहुआ हो सकता है। तो अपना गाँव वाला कोल्डिहुआ नहीं समझिएगा, यहाँ दूसरा कोल्डिहुआ है। तो देखिए कोल्डिहुआ जो है वह उत्तर प्रदेश के खेलन घाटी में स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, यह भी क्वेश्चन कि जो कोल्डिहुआ है वह किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। नीला नहीं होगा, यहाँ मिला है। यानी सबसे पुराना चावल का साक्ष्य कहीं से मिला है, तो कोल्डिहुआ नामक स्थान से मिला है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चिरांद। चिरांद भी कोई स्थान का नाम है जो कि बिहार के सरन जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। हड्डी के उपकरण थोड़ा देख लेते हैं क्या बोला है। हाँ, हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए, यानी नवपाषाण काल में जो
चिरांद है वहाँ से हड्डी से भी सामान बनाया जाता था, उसका साक्ष्य मिला है चिरांद से। याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछता भी है। जब हम इसका MCQ आप लोगों को करवाएंगे तो आप लोग देखिएगा यह सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए, क्या है ये लहरा दे। लहरा दे में देखिए क्या बोलता है। लहरा दे से याद आ रहा है एक गाना निकला हुआ था कि लहरा दो मेरा देश का तिरंगा, कहीं वही तो नहीं है, देखते हैं। यहाँ से, इससे होगा, यहाँ मिसप्रिंट है। यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य मिला है। इससे पहले भी तो चावल का साक्ष्य मिला था चिरांद में, ना चिरांद में नहीं मिला था, इससे पहले यहाँ देखिए अभी लिखा हुआ था ना, चावल का साक्ष्य 600 ईसा पूर्व में मिला था कोलडीवा में। ये 6000 ईसा पूर्व है। और देखते हैं सबसे प्राचीन वो है, और ठीक है वो 6000 ईसा पूर्व में मिला था, 9000 से 7000 ईसा पूर्व में। यानी सबसे नवीन जो आपको कोलडीवा पढ़ा है उसमें सबसे पुराना बोल सकते हैं, और यह सबसे नया है। जो चावल का साक्ष्य मिला है वह आप लोगों का लहरा दे में ही मिला हुआ है चावल का साक्ष्य। दमदमा, दमदमा में क्या मिला है तो यहाँ से कब्र से 3 मानव कंकाल मिले। यानी एक कब्र था, जब उसको खोदा गया तो उस कब्र से 3 आदमी का कंकाल निकला। इससे यह साबित होता था कि उस युग में यानी नवपाषाण काल में जब मानव मरते थे या फिर कुछ भी ऐसा कुछ कार्य या कोई देहांत हो जाता था तो एक कब्र में 3 लोगों को दफनाया जाता था। दमदमा से यही मिला है। एक कब्र में ही 3 व्यक्ति का कंकाल मिला है। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। यानी जब कब्र का देखभाल किया, मतलब कब्र खोद के निकाला, तब दमदमा से ही प्राप्त हुआ कुत्ता का अवशेष, और पता चला कि मानव का सबसे पहला पाला जाने वाला जानवर कोई था तो वह कुत्ता ही था। अब देखिए मेरा सारा का सारा खत्म हो चुका है। आप लोगों को प्राग ऐतिहासिक में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव या उत्तर पाषाण काल पढ़ा चुके हैं। अब जो पढ़ाना है वह ताम्र पाषाण काल है, यह भी पढ़ाएंगे आप लोगों को। लेकिन अभी अभी आप सभी लोग इतना लगातार पढ़े समझे तो थक तो जरूर गए होंगे, हमको इतना पता है। इसीलिए मात्र आप लोगों को हम 10 से 20 सेकंड का समय देते हैं, तब तक आप सभी लोग पानी पी लीजिए, उसके बाद क्लास लेंगे। मात्र 20 सेकंड। चलिए, आप सभी लोगों को हमने 30 सेकंड का चांस दिया था, पानी उनी पी लिए होंगे। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है ताम्र पाषाण काल, इसके बारे में जान जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा, कंटेंट अच्छा है और जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं वह एग्ज़ाम में आता होगा, और जो पढ़े हैं, जो एग्ज़ाम दिए उनको तो पता ही होगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आप चलिए ताम्र पाषाण काल में, यह पाषाण काल का अंतिम समय था, ये तो पता है, 4था नंबर यानी अंतिम ही होगा। इस समय तांबे की खोज हुई थी। देखिए इसको भी आप लोग वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि तांबा से कई बार सवाल पूछ चुका है कि तांबा का खोज किस युग में हुआ था, तो ताम्र पाषाण काल। क्यों? क्योंकि इसमें, अच्छा वो भी छोड़िए, ताम्र पाषाण काल क्यों रखा गया इसका नाम, क्योंकि
इस काल में तांबा का खोज खूब अधिक हुआ था, बहुत अधिक हुआ था, इसीलिए इस काल को ही ताम्रपाषाण काल रख दिया गया, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया। अब तांबा मिलेगा तो औद्योगिकरण यानी नए नए उपकरण बनना तो चालू होगा ही होगा। औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलते हैं। यानी अब आप लोगों को सिंधु सभ्यता पढ़ना है। यानी तांबा का खोज हो गया, तो तांबा से जब नया नया उपकरण बनने लगा तो नया नया विकास होने लगा, तरक्की होने लगा, बड़े बड़े कबीले बनने लगे, लोग भी विकसित करने लगे, अपने आप को औद्योगिकरण के अनुसार ढालने लगे। तो वे सभी चीज़ के बारे में आप सिंधु सभ्यता में पढ़ना है। तो देख लेते हैं इसके बाद क्या है। नावाटोली, ये तो ताम्रप्रसाद, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब क्या है देख लेते हैं। हाँ चलिए देख लीजिए, ये ज़्यादा कुछ नहीं है। ये बोल रहा है कि नवादा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है, जिसका उत्खनन HD संकालिया ने कराया था। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। जितना हो सके हम बोले ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आप लोग कर लीजिए। तांबा से बहुत पूछता है। अगर मानव के द्वारा कुछ खोजा गया वस्तु, धातु अगर था तो वह तांबा ही था, पहला धातु। तो आज के लिए मात्र इतना ही। कल जब हम आएंगे तो आप लोगों का हम एक बेहतर क्वेश्चन तैयार करके लाएंगे, जिसमें क्वेश्चन करवाएंगे जितना पढ़ाए हैं प्राग ऐतिहासिक काल में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और अभी जो पढ़ाए ताम्रपाषाण काल, यह चारों से ही क्वेश्चन रहेगा। आप लोग देखिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन भिड़ता है मेरा कि नहीं भिड़ता है। और आप लोग जो नए होंगे वे सभी लोग हमारा YouTube चैनल को एक बार ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। और ऐसा बात नहीं कि लंबा ज़्यादा क्लास चल जा रहा है। अगर आप लोगों को पूरा डिटेल नहीं पढ़ना है, सिर्फ अभी जो हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं वह सिर्फ शॉर्ट ही पढ़ा रहे हैं। शॉर्ट मतलब कि एक होता है पूरा डिटेल, आपको आएंगे पूरा कहानी के जैसा पूरा बताएंगे, ठीक है, वैसा भी बताएंगे, लेकिन उसमें कहानी बताने के साथ साथ आपको MCQ तो करवाएंगे ही। लेकिन आप लोग बताइए जो अभी पढ़ाए वैसा ही पढ़ाए कि इसको पढ़ाने के तरीका को और हम सरल बनाकर और शॉर्ट कर दे PDF को। यानी जो मात्र सिर्फ फैक्ट पूछता है क्वेश्चन में, यानी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा और पूछता है, मात्र उतना ही ला के PDF बना के आप लोगों को पढ़ाए कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जो हम अभी जोड़े थे, लेकिन बता भी दिया कि इसी से क्वेश्चन पूछता है, बाकी इससे नहीं पूछता, तो वैसा ही बताए। तो आप सभी लोग इस सभी के बारे में जानकारी कमेंट में दे सकते हैं कि हाँ सर अच्छा लगा, नहीं लगा। और अगर आप लोगों में से किन्हीं को कुछ पूछना होगा कि सर रेगुलर क्लास चलेगा या फिर पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा कि नहीं पढ़ाया जाएगा, MC कुछ करवाया जाएगा कि नहीं जाएगा, या फिर किसी प्रकार का कोई भी डाउट रहा, तो आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का समाधान किया जाएगा कमेंट में ही। तो आज के लिए मात्र इतना ही। बाकी का जो क्लास है वह आप कर लेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अब कल।